नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग डी ब्रॉगली तरंग समीकरण पर चर्चा करेंगे। डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन। देखिए, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के बाद ये स्पष्ट हो गया कि जो रेडिएंट एनर्जी होती है, विकिरण ऊर्जा होती है, उसका ड्यूअल नेचर होता है। अर्थात जो रेडिएशन है वो वेव के फॉर्म में चलता है, बट उसकी जो एनर्जी होती है वो डिस्क्रीट पैकेट के रूप में, एक तरह से कहा जाए पार्टिकल नेचर हो गया एनर्जी का। तो वेव के फॉर्म में चलता है रेडिएशन, लेकिन उसकी एनर्जी डिस्क्रीट पैकेट के रूप में होती है। इसी रेडिएंट एनर्जी के ड्यूअल नेचर वाले कंसेप्ट को डी ब्रॉगली ने इलेक्ट्रॉन तथा अन्य अति सूक्ष्म गतिशील कणों पर लागू किया। डी ब्रॉगली ने जो कंसेप्ट था ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएंट एनर्जी का, उसे जो है उस कंसेप्ट को इलेक्ट्रॉन तथा अन्य बहुत ही छोटे पार्टिकल्स पर अप्लाई किया, एक्सटेंड किया उस कंसेप्ट को मूविंग पार्टिकल्स पर, गतिशील कणों पर, और यह बताया कि जिस तरह से विकिरण ऊर्जा का ड्यूअल नेचर होता है, वेव और पार्टिकल दोनों कैरेक्टर होता है, ठीक उसी प्रकार से जो मूविंग गतिशील पार्टिकल हैं, छोटे पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, उनमें भी ड्यूअल नेचर होता है। इन मूविंग पार्टिकल्स के साथ भी वेव का कैरेक्टर एसोसिएटेड होता है। तो इन्होंने वेव पार्टिकल ड्युअलिटी की बात की। जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें वेव कैरेक्टर होता है। वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, लुईस डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन। लुईस डी ब्रॉगली, सामान्यतः लुईस छोड़ दिया जाता है, डी ब्रॉगली हम लोग इनके नाम का केवल लास्ट के दो पार्ट डी ब्रॉगली यूज करते हैं, इसलिए स्मॉल लेटर से इनका नाम स्टार्ट भी कर देते हैं हम लोग, क्योंकि फर्स्ट पार्ट छोड़ देते हैं जनरली। तो देखा जाए, डी ब्रॉगली ने यह बताया कि जिस प्रकार से विकिरण ऊर्जा का ड्यूअल कैरेक्टर होता है, वेव पार्टिकल दोनों नेचर होता है, उसी प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन या अन्य मूविंग पार्टिकल्स हैं, गतिशील कण हैं, उनमें भी ड्यूअल नेचर होता है। वेव का भी कैरेक्टर होता है और पार्टिकल का भी कैरेक्टर होता है। तो डी ब्रॉगली एक्सटेंडेड द कंसेप्ट ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट टू अनदर मूविंग पार्टिकल्स। डी ब्रॉगली ने जो लाइट के ड्यूअल नेचर का कंसेप्ट था, यानी वेव और पार्टिकल दोनों नेचर होता है लाइट का, उस कंसेप्ट को, जैसा कि प्लांक ने प्रूव किया, उस कंसेप्ट को इन्होंने जो है अन्य जो मूविंग पार्टिकल्स हैं, गतिशील कण हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मॉलिक्यूल्स, उन पे वहां तक एक्सटेंड किया। इन्होंने कहा कि केवल लाइट का ही ड्यूअल कैरेक्टर नहीं होता, जो पार्टिकल्स हैं उनमें भी ड्यूअल कैरेक्टर होता है। पार्टिकल्स में वेव का और वेव में पार्टिकल का कैरेक्टर आ जाता है। तो इन्होंने रेडिएशन में पार्टिकल का जो कैरेक्टर की बात कही, तो इन्होंने कहा ठीक उसी प्रकार से पार्टिकल में वेव का भी कैरेक्टर होता है। आगे देखिए, डी ब्रॉगली ने क्या कहा। डी ब्रॉगली ने कहा कि जितने मूविंग पार्टिकल्स हैं, जो गतिशील कण है, गतिशील कणों के साथ तरंग का गुण जुड़ा होता है, मूविंग पार्टिकल्स के साथ वेव कैरेक्टर एसोसिएटेड होता है। और उन्होंने, डी ब्रॉगली ने, किसी मूविंग पार्टिकल, गतिशील कण के साथ जुड़ी वेव की वेवलेंथ और उसके संवेग, उसके मोमेंटम के बीच एक क्वांटिटेटिव रिलेशन स्टेब्लिश किया, जिसे डी ब्रॉगली का तरंग समीकरण, डी ब्रॉगली का वेव इक्वेशन के नाम से जानते हैं। तो डी ब्रॉगली का देखिए क्या कहना था। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, इलेक्ट्रॉन एंड अदर मूविंग पार्टिकल्स हैव कैरेक्टर्स एसोसिएट है वेव कैरेक्टर एसोसिएटेड विद देम। इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से विकिरण ऊर्जा पार्टिकल के रूप में, एक तरह से पैकेट के रूप में क्वांटाइज्ड होती है, क्योंकि है तो वह वेव के फॉर्म में चलता है, लेकिन एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। ठीक उसी प्रकार से इन्होंने कहा जब कोई पार्टिकल चलता है तो पार्टिकल के साथ वेव का कैरेक्टर जुड़ा होता है, ठीक है ना। तो डी ब्रॉगली ने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन एंड अदर मूविंग पार्टिकल्स हैव वेव कैरेक्टर एसोसिएटेड विद देम। इलेक्ट्रॉन तथा अन्य गतिशील कणों के साथ तरंग का स्वभाव जुड़ा होता है, ऐसा डी ब्रॉगली ने कहा। और उन्होंने इस्टेब्लिश किया, स्थापित किया एक क्वांटिटेटिव रिलेशन, किसके बीच, किसी मूविंग गतिशील पार्टिकल के साथ जो वेव जुड़ा है,
उस वेव की वेवलेंथ और उस पार्टिकल के मोमेंटम संवेग के बीच जो है he established a quantitative relation between the wavelength of matter and momentum of particle। जो मैटर है यानी कि जो पार्टिकल है उसके साथ जो वेव जुड़ा है उसकी वेवलेंथ और उसके मोमेंटम के बीच एक क्वांटिटेटिव रिलेशन इस्टेब्लिश किया। देखिए इन्होंने प्लांक के क्वांटम थ्योरी और आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को यूज किया इन्होंने इस रिलेशन को इस्टेब्लिश करने में। अगर जो है किसी पार्टिकल के वेव कैरेक्टर को लेकर के उसकी एनर्जी का कैलकुलेशन करें तो प्लांक के अनुसार अगर किसी वेव की एनर्जी hc/लैम्डा के बराबर होता है, किसी वेव के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड होता है वो hc/लैम्डा के hν या hc/लैम्डा जूल के बराबर होता है। और अगर किसी पार्टिकल के मास को, किसी पार्टिकल का अगर डुअल नेचर हो, वेव का कैरेक्टर हो और पार्टिकल का नेचर दोनों हो, तो वेव कैरेक्टर को लेके जब एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो hc/लैम्डा होगा। जब उसके मास को लेकर के एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो mc² होगा। दोनों एनर्जी हम चाहे जिस नेचर को लेकर एनर्जी कैलकुलेट करें एनर्जी तो सेम आनी चाहिए। एनर्जी सेम होगी तो हम चाहे वेव को लेकर के एनर्जी कैलकुलेट करें या फिर मास को लेकर के, दोनों एनर्जी सेम होगी तो दोनों समीकरण को हम कंपेयर कर दें तो hc/लैम्डा = mc² के हो जाएगा। c से c कैंसिल हो गया, इधर एक c से एक c कैंसिल हो गया और फिर हमारे पास h/लैम्डा = mc के लैम्डा इधर कर दे mc इधर, तो लैम्डा = h/mc। ये जो है पार्टिकल की वेवलेंथ, उसके मास, लाइट की वेलोसिटी के बीच ये रिलेशन है, जहां h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, c वेलोसिटी ऑफ लाइट है। या जो भी पार्टिकल आप लीजिए, इलेक्ट्रॉन या जो भी कोई पार्टिकल लिए हैं उसका ये मास है। अब देखिए किसी भी मास पार्टिकल या हम कहें मैटर वेव, जो वेव किसी पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड होता है, जुड़ा होता है, जिसे हम मैटर वेव या डी ब्रोगली वेव कहते हैं, उसके लिए लाइट की वेलोसिटी प्राप्त करना पॉसिबल नहीं होता है। कोई भी मैटर वेव, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं वो तो लाइट की वेलोसिटी से चलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेलोसिटी होती है वो लाइट की वेलोसिटी होती है। बट जो मैटर वेव होते हैं, जिन वेव के साथ पार्टिकल जुड़ा होता है, उनकी वेलोसिटी कभी भी लाइट की वेलोसिटी के बराबर नहीं हो सकती है। तो यहाँ जो लाइट की वेलोसिटी यूज की गई है c को हम किससे रिप्लेस करेंगे, पार्टिकल की वेलोसिटी v से रिप्लेस करेंगे। c को v से रिप्लेस कर दें क्योंकि c किसी पार्टिकल के लिए पार्टिकल द्वारा लाइट की वेलोसिटी प्राप्त करना संभव नहीं है। तो देखिए मूविंग पार्टिकल्स, कोई गतिशील कण हो या वेव एसोसिएटेड विद पार्टिकल, कोई पार्टिकल हो या किसी पार्टिकल के साथ जुड़ा वेव हो जिसे हम मैटर वेव कहते हैं, कैन नॉट अटेन द वेलोसिटी ऑफ लाइट, इनके लिए प्रकाश का वेग प्राप्त करना पॉसिबल नहीं है। कोई भी पार्टिकल या पार्टिकल के साथ जुड़ा हुआ वेव या हम कहें मैटर वेव लाइट की वेलोसिटी को कभी प्राप्त नहीं कर सकता है। तो जो डी ब्रोगली ने ऊपर समीकरण डिराइव किया था जिसमें लैम्डा = h/mc था, तो h/mc की जगह c की जगह हमने v वेलोसिटी यूज कर लिया, जिस वेलोसिटी से कोई पार्टिकल चल सकता हो। तो अब हमने क्या किया, रिप्लेस कर दिया c को v से। तो जब c को v से रिप्लेस कर दिया तो लैम्डा = h/mv हो गया, क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है, तो ये हो गया h/pk। ठीक है, h/pk हो गया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट जो है ये लैम्डा = h/mv या h/p, ये डी ब्रोगली का तरंग समीकरण है। इस प्रकार से डी ब्रोगली ने किसी पार्टिकल के मास, उसकी वेलोसिटी और उसके साथ जुड़े वेव की वेवलेंथ लैम्डा के बीच एक क्वांटिटेटिव रिलेशन ये एस्टेब्लिश किया। इसी रिलेशन को हम डी ब्रोगली वेव इक्वेशन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ देखिए
अगर जो पार्टिकल है, जो गतिशील कण है, वो कोई मॉलिक्यूल हो गैस का, जो मूविंग पार्टिकल है कोई गैस मॉलिक्यूल हो, तब उस केस में देखिए किसी गैस मॉलिक्यूल के लिए अगर कोई गैसीय अणु हो, गैस मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², ये 3/2 RT के बराबर होता है, जहां m मॉलिक्यूलर मास है गैस का, v उसकी वेलोसिटी है, r गैस कांस्टेंट है और t एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो किसी गैस मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², वो 3/2 RT के बराबर होता है। 2 दोनों साइड से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, mv² = 3RT। दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर दें, इधर तो m की जगह m² हो गया v², और यहाँ 3mRT हो गया। इधर का अगर आप स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड का, इधर mv यहाँ √3RTm के बराबर हो गया। अब यदि हम mv की जगह 3mRT रखते हैं इसके ऊपर के इक्वेशन में, देखिए mv की जगह √3 यहाँ है ना, लैम्डा = h/mv, तो mv की जगह हम क्या रख दें, हम √3mRT रख दें, mv की जगह √3mRT रख दें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लैम्डा = h/√3mRT हो जाएगा। ये अगला रिलेशन, ठीक है ना। अब अगर कोई गैस मॉलिक्यूल नहीं है, कोई दूसरा पार्टिकल है जो कई मॉलिक्यूल से मिलके बना हो, कई आइटम से मिलके बना हो, कोई छोटा पार्टिकल है, गैसियस मॉलिक्यूल नहीं है, तब उस केस में उसकी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, हाफ mv² की। अब v = किसके हो जाएगा, इधर कर लें, तो देखिए इक्वल टू, अगर कोई अन्य पार्टिकल है, किसी अदर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² के बराबर होता है। अभी हम लोगों ने देखा था कि लैम्डा इक्वल टू किसके था, h/mv के था। v को इधर कर दें, लैम्डा को इधर, तो v = किसके हो जाएगा, h/m लैम्डा की, ठीक है। अब यही वैल्यू, v की वैल्यू हम यहाँ रख दें, = हाफ mv², v² की जगह इतने का स्क्वायर रख दें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, = हाफ m² लैम्डा², ठीक है ना। अगर हम यहाँ v² की जगह यही वैल्यू, v की वैल्यू जो है यहाँ पर रख दें, तो ये हो जाएगा = हाफ m और h² लैम्डा², इससे एक m से एक m कैंसिल हो गया, तो = हाफ h²/m लैम्डा² बचा, ठीक है। यहां से हम इसको और इसको इस तरफ कर दें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2me = h² बचा, लैम्डा² बचा, ये बचा। या फिर लैम्डा को इधर कर दें, तो लैम्डा² हो गया h²/2me², ये हुआ। या फिर लैम्डा = क्या हो जाएगा, इधर का स्क्वायर रूट दोनों साइड का ले लें, तो लैम्डा² का लैम्डा, h² का h/√2me की, ये डी ब्रॉगली समीकरण का अगला रूप हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो है क्या रख दिया, h/2me। आगे जो है, यदि कोई चार्ज पार्टिकल हो, कोई आवेशित कण हो, कोई पार्टिकल आवेशित पार्टिकल हो, और वो जो है E पोटेंशियल डिफरेंस के बीच अगर चल रहा हो, जब कोई चार्ज पार्टिकल हो वो मूव कर रहा हो थ्रू एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V, विद्युत विभवांतर वाले क्षेत्र से, विद्युत विभवांतर वाले क्षेत्र से अगर कोई इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी E/V के बराबर होता है। अब यदि हम इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि लैम्डा = क्या था, h/√2me के, यही था इसके पहला इक्वेशन। हम E की जगह क्या रख दें, हम E की जगह EV रख दें, क्योंकि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और E इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बीच चल रहा है वो, तो उसकी एनर्जी E/V की होगी, तो इतने की जगह हम क्या रख दें, E/V, तो लैम्डा = हो गया h/2m
वी के। ठीक है, अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है तो हम सबकी वैल्यू रख दें, प्लैंक कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन का मास रख दें और इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख दें, केवल पोटेंशियली डिफरेंस ये छोड़ दें। ठीक है ना, विद्युत विभवांतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को छोड़ करके इन सब की वैल्यू अगर रख के किसी इलेक्ट्रॉन के लिए सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी। अगर ये सारी वैल्यू रखते हैं तो रख के सॉल्व करते हैं इतने की वैल्यू किसी इलेक्ट्रॉन के लिए, तो फॉर एन इलेक्ट्रॉन लैम्डा इक्वल टू 12.26 डिवाइडेड बाई रूट वी की। लैम्डा हो जाएगा 12.26 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम की। ठीक है, बस कितना विभवांतर है प्लेटों के बीच, कितने विभवांतर वाले क्षेत्र में ये इलेक्ट्रॉन चल रहा है, विभवांतर हमें मिल जाए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए, वैल्यू रख दें तो हमें वेवलेंथ मिल जाएगा उस इलेक्ट्रॉन के साथ जो एसोसिएटेड वेव है उसका। अगर हम प्रोटॉन ले लें, अगर कोई प्रोटॉन हो और वो प्रोटॉन के लिए मास उसका चार्ज रख करके सॉल्व करें तो जो उसके साथ वेवलेंथ जुड़ा होगा वो 0.2863 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम के बराबर होगा। तो हम इलेक्ट्रॉन लें तो उसके साथ जो वेवलेंथ जुड़ा होगा, वेव जुड़ा होगा उसकी वेवलेंथ इतना होगा, और प्रोटॉन लें तो उसके साथ जुड़ी वेव का वेवलेंथ इतना होगा। ठीक है, अब अगर हम समराइज कर लें डी ब्रॉगली के तरंग समीकरण को, तो देखिए एक साथ जितने हमने इसके डी ब्रॉगली के तरंग समीकरण के विभिन्न रूप निकाले थे उनको अगर हम एक साथ लिख लें तो देखिए लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, मास इंटू वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, संवेग, तो ये हो गया एच अपॉन पी, पी जो है मोमेंटम है, और एम वी इक्वल टू होता है √3 mRT के। अगर कोई गैस मॉलिक्यूल है तो किसी गैस मॉलिक्यूल की मास इंटू वेलोसिटी एम वी इक्वल टू होता है √3 mRT के होता है। यहाँ पर एम वी की जगह ये वैल्यू रख दिया गया। गैस मॉलिक्यूल की जगह कोई अन्य पार्टिकल हो तो जो उस m इंटू वी है ये किसके बराबर होता है, √2me के बराबर होता है, तो यहाँ √2me रख दिया गया। अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी E इंटू वी के बराबर होती है तो 2mev हो गया। ये विभिन्न जो रूप है श्रोडिंगर के तरंग समीकरण का उसको मैंने यहाँ लिख दिया है एक साथ। अब देखिए, अभी तो हमने ऐसा लिया कि कोई पार्टिकल है जो चल रहा है सीधी रेखा में, लेकिन अगर कोई पार्टिकल जो है, यदि कोई पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है और वह जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ चल रहा है। जो पार्टिकल है अगर वो इलेक्ट्रॉन है, सपोज कर लें ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चल रहा है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन चूंकि तरंग बनाते हुए चलेगा, तो जो पूरी सरकमफेरेंस है, जो परिधि है, वो जो है कितनी होनी चाहिए, कम से कम एक वेवलेंथ के बराबर ये होनी चाहिए। लैम्डा के यहाँ से यहाँ तक लैम्डा है, एक वेवलेंथ के बराबर होनी चाहिए या लैम्डा का मल्टीपल होना चाहिए। तो जो जैसे सबसे छोटा ऑर्बिट है ये, तो इसमें भी जो वेव है वो लैम्डा का ही मल्टीपल होगा। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन तरंग बनाते हुए चलेगा तो लैम्डा के ही मल्टीपल में ये जो सरकमफेरेंस है वो होना चाहिए। तो जो सरकमफेरेंस है, परिधि है 2πr, ये किसके बराबर, n लैम्डा के बराबर होगा, जहां पर n क्या है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 1 सेकंड के लिए 2, थर्ड के लिए 3। तो अगर पूछा जाए कि हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है तो उसके साथ जो वेव एसोसिएटेड होगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी, तो 2πr इक्वल टू 1 लैम्डा के, या अब 1 से मल्टीप्लाई करना, वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, तो लैम्डा इक्वल टू 2πr के बराबर होगा। तो अगर फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो उसका
जो उसके साथ जो वेव एसोसिएटेड होगा उसका वेवलेंथ क्या होगा। देखिए अभी हम लोगों ने देखा कि अगर फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो उसके साथ जुड़ी वेव का वेवलेंथ कितना था, लैम्डा इक्वल टू 2πr के। अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है तो r की वैल्यू कितनी होती है, 0.529 एंगस्ट्रॉम। पाई की क्या वैल्यू होती है, 3.14 होता है। तो जो वेवलेंथ होगा 2 इंटू 3.14 इंटू 0.529, सॉल्व कर लीजिए। इतना एंगस्ट्रॉम अगर हाइड्रोजन आइटम के फर्स्ट ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन है तो और वो इस तरह से सर्कुलर पाथ पर चल रहा है तो उसके साथ जो वेव एसोसिएटेड होगा, जो तरंग जुड़ा होगा, उसका वेवलेंथ इतना एंगस्ट्रॉम होगा। ठीक है ना। तो यहां पर देखिए फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम 2πr इक्वल टू किसके है, n लैम्डा के बराबर है। यहाँ पर 2πr इक्वल टू n लैम्डा के, जहाँ n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, r रेडियस है ऑर्बिट का और n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये रेडियस कहलाएगा। ठीक है। और एक क्रेस्ट और एक ट्रो ले लें तो ये एक वेव हो गया, इसकी लंबाई जो है यही वेवलेंथ कहलाता है। ठीक है ना। आगे देखिए कुछ पॉइंट्स और हैं, उन पर चर्चा करते हैं। डी ब्रॉगली द वेव, जो मैटर के साथ वेव एसोसिएटेड होता है, किसी पार्टिकल के साथ जो तरंग जुड़ी होती है उसको हम मैटर वेव या डी ब्रॉगली वेव कहते हैं। द वेव एसोसिएटेड विद मैटर इज कॉल्ड मैटर वेव या डी ब्रॉगली वेव। ठीक है। अगला, डी ब्रॉगली वेव जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होते हैं, ध्यान देंगे। डी ब्रॉगली वेव इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये कोई विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती है। इट कैन ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, यह प्रकाश के वेग से चल सकता है। ठीक है। ऐसा नहीं है इट कैन नॉट ट्रेवल, सॉरी, यह जो है जो डी ब्रॉगली वेव है, फिर से ध्यान दें, किसी पार्टिकल के साथ जो तरंग जुड़ी होती है उसे हम मैटर वेव कहते हैं, द्रव्य तरंग या डी ब्रॉगली तरंग के नाम से जाना जाता है। जो डी ब्रॉगली तरंगे हैं वो नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती है। और ये कैन नॉट ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये लाइट की वेलोसिटी से नहीं चल सकते, इनकी वेलोसिटी हमेशा लाइट की वेलोसिटी से कम होता है। जो मैटर वेव होते हैं वो हमेशा जुड़े रहते हैं मैटर के साथ। मैटर वेव आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद मैटर, व्हाइल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सेपरेट फ्रॉम द सोर्स एंड प्रोपागेट इन स्पेस। जो मैटर वेव होता है, जो द्रव्य तरंगे होती हैं, वो हमेशा क्या होती हैं, पदार्थ के साथ जुड़ी होती हैं। इलेक्ट्रॉन जहां जहां चलेगा वहीं वहीं तरंगे बनेंगी। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन न चले रुका रहे तरंगे बनती रहे, ऐसा नहीं है। तो जो द्रव्य तरंगे हैं वो हमेशा द्रव्य के साथ जुड़ी रहती हैं, द्रव्य तरंगे वहीं पर बनती हैं जहां पर द्रव्य होता है। जबकि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो स्रोत से सेपरेट हो जाती हैं, स्रोत से अलग हो जाती हैं और स्रोत वहीं रहता है और विद्युत चुंबकीय तरंगे प्रकाश के वेग से चलती हैं और ये निर्वात में भी चल सकती हैं। सूर्य से या बल्ब से जो आने वाली तरंगे हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। सूर्य या बल्ब अपनी जगह पे बना रहता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हमारे पास तक, प्रकाश हमारे पास तक आ जाता है। इनको आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये निर्वात में भी चल सकते हैं। तो देखिए डी ब्रॉगली इक्वेशन इज, अच्छा यहां पर जो है ये था, हाँ मैटर वेव, देखिए मैटर वेव जिस पॉइंट पे मैंने चर्चा किया वो पॉइंट, मैटर वेव आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद मैटर, जो द्रव्य तरंगे होती हैं हमेशा पदार्थ के साथ जुड़ी होती है। व्हाइल मैटर वेव, अच्छा व्हाइल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सेपरेट from the source and propagate into space,
जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो स्रोत से अलग हो जाती हैं और निर्वात में चलती हैं, उनके चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला देखा जाए, जो डी ब्रॉगली तरंगे हैं, जो डी ब्रॉगली का तरंग समीकरण है वो केवल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए महत्वपूर्ण होता है। देखिए, अगर जो है हम डी ब्रॉगली इक्वेशन देखें तो लैम्डा इक्वल टू किसके है, लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम वी के है, ठीक है, जहां पे m क्या है, मास ऑफ पार्टिकल है। अगर हम इलेक्ट्रॉन के मास को देखें तो इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत छोटा होता है, बहुत कम मास इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, 9.108 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम या 31 किलोग्राम, ठीक है, 31 तो ये बहुत कम होता है इलेक्ट्रॉन का मास। लेकिन जिन पार्टिकल से हमारा डेली लाइफ में इंटरेक्शन होता है, जैसे कांच की गोलियां है, क्रिकेट की गेंद है, वॉलीबॉल है, या गन की गोली है, बंदूक की गोली, ये सब, इन सब का मास इसके कंपैरिजन में बहुत अधिक होता है। जब मास बहुत अधिक होगा तो उसके द्वारा बनी तरंग के साथ जो वेव जुड़ा होगा उसकी वेवलेंथ बहुत ही छोटी होगी और लैम्डा इतना छोटा होगा कि इसको रियलाइज कर पाना, इसको जान पाना, देख पाना, महसूस कर पाना हमारे लिए संभव नहीं होता, हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए जो डी ब्रॉगली का तरंग समीकरण है, डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन है, इसका प्रैक्टिकल लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। तो अगला पॉइंट देखिए, डी ब्रॉगली इक्वेशन इज सिग्निफिकेंट फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ओनली। ध्यान देंगे, माइक्रोस्कोपिक, अत्यंत छोटे, परासूक्ष्म, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए सही होता है, क्योंकि इन पार्टिकल्स का मास बहुत कम होता है। जब मास कम होगा तो उनके साथ एसोसिएटेड वेव की वेवलेंथ पर्याप्त होगी, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, लार्ज साइज के, लार्ज मास वाले पार्टिकल को देखें तो जो वेवलेंथ उनके साथ एसोसिएटेड है वो बहुत छोटी है, ठीक है, दैट इट कुड नॉट बी मेजर्ड और रियलाइज्ड। इतनी छोटी है कि हम उसको न मेजर कर सकते हैं, न हम उसको महसूस कर सकते हैं, उसके प्रभाव को कहीं देख सकते हैं। अर्थात हम कहें, दिस इक्वेशन हैज नो सिग्निफिकेंस इन प्रैक्टिकल लाइफ। व्यवहारिक जीवन में डी ब्रॉगली के तरंग समीकरण का कोई महत्व नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, डेविसन और जर्मर ये साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने जो है, डेविसन और जर्मर ने इलेक्ट्रॉन को एक क्रिस्टल लिया, क्रिस्टल किसका, निकेल का, निकेल क्रिस्टल पर इलेक्ट्रॉन पुंज को, निकेल क्रिस्टल पर इन्होंने, डेविसन और जर्मर ने एक निकेल का क्रिस्टल लिया और इस पे स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पुंज को गिराया और इससे जो डिफ्रैक्शन पैटर्न था उसकी इन्होंने स्टडी किया। तो इस निकेल क्रिस्टल पर इन्होंने क्या किया, निकेल क्रिस्टल पर इन्होंने जो है इलेक्ट्रॉन के पुंज को गिराया और उससे प्राप्त होने वाले, मिलने वाले डिफ्रैक्शन पैटर्न को देखा और फिर इन्होंने निकेल के ही क्रिस्टल पर एक्स रेज को गिराया, निकेल क्रिस्टल पर एक्स रेज को गिराया, एक्स रेज, और इनसे मिलने वाले डिफ्रैक्शन पैटर्न की स्टडी किया। तो ये देखा कि जो डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें इलेक्ट्रॉन से मिल रहा था, इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम से, उसी प्रकार का डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें एक्स रेज से मिल रहा है। दोनों के डिफ्रैक्शन पैटर्न क्या है, सेम है। अर्थात जिस प्रकार से एक्स रेज में वेव का कैरेक्टर है, ये वेव्स होती हैं, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन का जो स्ट्रीम है, यानी ये जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी वेव का कैरेक्टर है। तो डेविसन और जर्मर ने
इस प्रकार से निकल क्रिस्टल से इलेक्ट्रॉन को का डिफ्रैक्शन पैटर्न प्राप्त किया और एक्सरेज का डिफ्रैक्शन पैटर्न प्राप्त किया, दोनों सेम था। इस आधार पर इन्होंने प्रूफ किया कि इलेक्ट्रॉन के पास वेव कैरेक्टर होता है। तो अगला पॉइंट देखिए, डेविसन एंड जर्मर 1927 ऑब्टेन्ड अ डिफ्रैक्शन पैटर्न, एक विवर्तन डिफ्रैक्शन पैटर्न। विवर्तन किसकी प्रॉपर्टी होती है? डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस ये वेव की प्रॉपर्टी होती है। और अगर इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन पैटर्न ठीक उसी प्रकार से हमें मिल रहा है जिस प्रकार से एक्स रेज का होता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन में वेव का कैरेक्टर है। तो इन्होंने डिफ्रैक्शन पैटर्न प्राप्त किया इलेक्ट्रॉन का बाय स्कैटरिंग बाय द सरफेस ऑफ अ क्रिस्टल ऑफ निकिल। निकिल के क्रिस्टल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन किया और विच वाज सेम एज द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ एक्स रे। इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन पैटर्न एक्स रेज के डिफ्रैक्शन पैटर्न के जैसा था। इससे पुष्टि होती है, कंफर्मेशन होता है, कंफर्म होता है कौन सी बात? लुईस डी ब्रोगलीज कंसेप्ट ऑफ वेव पार्टिकल डुअलिटी। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, उसका डिफ्रैक्शन पैटर्न ठीक उसी प्रकार का होता है जिस प्रकार का डिफ्रैक्शन पैटर्न एक्स रेज का है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन में वेव का कैरेक्टर होता है एक्स रेज की तरह ही। इससे जो है एक एविडेंस हमें मिला, एक प्रमाण मिला लुईस डी ब्रोगली का जो वेव पार्टिकल डुअलिटी वाला कंसेप्ट था उसको, और इसी के साथ साथ किसको बल मिला? वेव मैकेनिकल अप्रोच ऑफ श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन। जो श्रोडिंजर का तरंग समीकरण था इलेक्ट्रॉन के लिए जो उन्होंने दिया था, उसको भी एक सपोर्ट यहां से मिलता है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन में वेव कैरेक्टर होता है। आगे देखिए, एक एविडेंस और हमें मिलता है जे.बी. थॉमसन का। जे.बी. थॉमसन, जॉर्ज पेजेट थॉमसन 1927 में इन्होंने भी अपना एक्सपेरिमेंट किया। जे.पी. थॉमसन, जॉर्ज पेजेट थॉमसन, ये जे.जे. थॉमसन के बेटे थे। और इन्होंने जो है ग्रेफाइट की पतली चादर लिया, थिन फिल्म ऑफ ग्रेफाइट, और उससे इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन पैटर्न प्राप्त किया और ये पाया कि डिफ्रैक्शन पैटर्न वैसे था जिस प्रकार से हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मिलता है। जैसे इन्होंने जो है एक ग्रेफाइट की प्लेट लिया, ग्रेफाइट की प्लेट पर इन्होंने इलेक्ट्रॉन का पुंज, इलेक्ट्रॉन का स्ट्रीम, नैरो स्ट्रीम डाला और इससे जो डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें मिला, इन्होंने जो डिफ्रैक्शन पैटर्न प्राप्त किया, ये ठीक उसी प्रकार का इधर मिला जिस प्रकार से एक्स रेज या अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज का मिलता है। तो इस प्रकार से देखिए, जे.जे. थॉमसन ने तो ये बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पार्टिकल, ये किसने बताया था? जे.जे. थॉमसन। और उनके बेटे जे.पी. थॉमसन ने, जॉर्ज पेजेट थॉमसन ने ये प्रूफ किया, जे.पी. थॉमसन ने, कि इलेक्ट्रॉन में वेव का कैरेक्टर होता है। और बाप और बेटे दोनों को नोबेल प्राइज मिला था आधा आधा केमिस्ट्री का, एक को यह प्रूफ करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और दूसरे को यह प्रूफ करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन के साथ वेव का कैरेक्टर जुड़ा होता है। तो ये रहा, हमने डी ब्रोगली को आज देखा। अब एक बार इनको फिर से हम थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं और फिर जो है आगे बढ़ते हैं। यहां से आगे फिर कल की क्लास में देखा जाएगा। देखिए, जे.जे. थॉमसन ने डी ब्रोगली ने जो है जो कंसेप्ट था रेडिएंट एनर्जी के डुअल नेचर का, जैसा कि प्लांक ने बताया था, उसी कंसेप्ट को इन्होंने इलेक्ट्रॉन तथा अदर अन्य गतिशील मूविंग पार्टिकल पर अप्लाई किया। इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से विकिरण ऊर्जा में पार्टिकल और वेव दोनों का कैरेक्टर होता है, उसी प्रकार से अगर कोई मूविंग पार्टिकल गतिशील कण है तो उसके साथ तरंग का गुण जुड़ा होता है। फिर से ध्यान दें, डी ब्रोगली ने यह बताया कि इलेक्ट्रॉन तथा अन्य गतिशील कणों के साथ तरंग का स्वभाव जुड़ा होता है, वेव का कैरेक्टर जुड़ा होता है। और जो पार्टिकल के साथ वेव जुड़ा होता है, किसी तरंग गतिशील कण के साथ जो तरंग जुड़ी होती है, उसे हम विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं?
उसको मैटर वेव, द्रव्य तरंग या डी ब्रॉगली वेव, डी ब्रॉगली तरंग के नाम से जानते हैं। जो द्रव्य तरंगें होती हैं, मैटर वेव या डी ब्रॉगली वेव, वे प्रकाश के वेग से नहीं चलती हैं। उनकी जो वेलोसिटी है लाइट की वेलोसिटी के बराबर कभी नहीं हो सकती है, वो लाइट की वेलोसिटी से कम वेग से चलते हैं। और इनके साथ हमेशा मैटर, मास जुड़ा रहता है। देखिए डी ब्रॉगली ने जो है किसी पार्टिकल के साथ जुड़ी तरंग की तरंग दैर्घ्य और उसके संवेग के बीच एक मात्रात्मक संबंध स्थापित किया, जिसे डी ब्रॉगली का तरंग समीकरण कहते हैं। प्लांक के अनुसार किसी पार्टिकल किसी भी तरंग के वेवलेंथ या उसकी फ्रीक्वेंसी के आधार पर हम उसकी एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। और इन्होंने बताया किसी भी तरंग, चूंकि इलेक्ट्रॉन में मास है और तरंग है, इलेक्ट्रॉन में पार्टिकल और वेव दोनों का नेचर है ना, इलेक्ट्रॉन में मास भी है और तरंग भी है। इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो ऐसे तरंग बनाते हुए, तो इसके तरंग स्वभाव के कारण इसकी एनर्जी होगी। और दूसरा इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है ना, इसमें द्रव्यमान होता है, इसके मास के कारण भी इसकी एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इसके वेव, अगर इसकी ये वेवलेंथ हो लैम्डा, तो इसकी वेवलेंथ या इसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी के आधार पर जो इसकी एनर्जी प्राप्त की गई इक्वल टू एच न्यू के, जहां न्यू जो है ये फ्रीक्वेंसी है, न्यू सी अपन लैम्डा के होता है, तो एच सी अपन लैम्डा ये एनर्जी जूल में होगी। अगर इसको हम एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उससे डिवाइड कर दें एच सी अपन ई लैम्डा, तो एनर्जी हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगी। इस प्रकार से जो है ये प्लांक द्वारा किसी भी तरंग के फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के आधार पर प्राप्त की गई एनर्जी है। दूसरा, आइंस्टाइन ने बताया कि यदि m द्रव्यमान का पार्टिकल हो और उसको लाइट की वेलोसिटी के बराबर वेलोसिटी दे दिया जाए, तो उसमें जो एनर्जी होगी, या m मास अगर डिसअपियर हो रहा है, मास को डिसअपियर करा के अगर हम एनर्जी प्राप्त करें तो इक्वल टू mc स्क्वायर के बराबर एनर्जी होगी। तो पार्टिकल के चाहे मास को लेकर के एनर्जी कैलकुलेट करें, चाहे उसकी वेवलेंथ को लेकर एनर्जी कैलकुलेट करें, दोनों एनर्जी सेम होगी। किसी का चाहे जो नेचर लेके हम उसके अंदर जो टोटल एनर्जी है उसका कैलकुलेशन करेंगे तो सेम आएगा, एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं होगा। अब हम दोनों को कंपेयर कर लें तो एच सी अपन लैम्डा इक्वल टू एम सी स्क्वायर के, इस सी से एक सी कैंसिल होगा, एच सी अपन लैम्डा, एच अपन लैम्डा इक्वल टू एम सी के, या लैम्डा इक्वल टू एच अपन एम सी के, ये हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखिए लैम्डा एच अपन एम सी। अब चूंकि यहां पे जो सी है, जो वेग है वो लाइट का वेग है, और लाइट का वेग केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही लाइट के वेग से चलते हैं, लाइट की स्पीड से चलते हैं। कोई मैटर वेव कभी लाइट के, या कोई मूविंग पार्टिकल लाइट की वेलोसिटी कभी प्राप्त नहीं कर सकता है। तो मूविंग पार्टिकल या उसके साथ जो वेव एसोसिएटेड है पार्टिकल के साथ, उसके लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो लाइट की वेलोसिटी से चले, लाइट की वेलोसिटी के बराबर वो स्पीड प्राप्त कर ले, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए इक्वेशन में जो सी टर्म यूज किया गया था लाइट की वेलोसिटी के लिए, उसको किससे रिप्लेस कर दिया गया, उसको पार्टिकल की वेलोसिटी से रिप्लेस कर दिया गया। अब लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा एच अपन एम बी, मास इंटू वेलोसिटी संवेग होता है, तो लैम्डा इक्वल टू एच अपन पी। ये डी ब्रॉगली का तरंग समीकरण है। अब देखिए, अगर वो पार्टिकल, जो पार्टिकल है गतिशील कण, वो कोई गैस का मॉलिक्यूल हो सकता है या कोई अन्य पार्टिकल हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो गैस मॉलिक्यूल के लिए मास इंटू वेलोसिटी √3 RT होता है, अन्य के लिए √2 ME होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए अलग होता है 2 ME होता, EV होता है। तो अलग अलग तरह के पार्टिकल के साथ जो एनर्जी जुड़ी होती है वो अलग अलग होती है। सबको रख करके अगर हम एक देखें एक साथ, जो श्रोडिंगर का तरंग डी ब्रॉगली का तरंग समीकरण है, तो लैम्डा इक्वल टू हो गया एच अपन एम बी, एम इंटू वी पी के बराबर होता है, तो एच अपन पी। देखिए, अगर कोई गैस का मॉलिक्यूल है तो उसका हाफ एम वी स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, 3/2
आर टी के। अब यहां से हम ये प्राप्त कर लेंगे कि मास इंटू वेलोसिटी इक्वल टू होता है √3 mRT के। तो m इंटू v की जगह √3 mRT रख दिया। कोई अन्य पार्टिकल है तो उसका मास इंटू वेलोसिटी √2 me के बराबर होता रख दिया। अगर कोई इलेक्ट्रॉन है और v विद्युत क्षेत्र विद्युत विभवांतर में अगर ये चल रहा है विभवांतर वाले क्षेत्र से, तो उसकी एनर्जी E इंटू ई होता है, तो H/√2 MeV हो गया। इस प्रकार से हम जो है एनर्जी यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु में चल रहा है, परमाणु के अंदर चल रहा है, तो उसकी जो टोटल उस जिस ऑर्बिट में चल रहा है उस ऑर्बिट की जो टोटल परिधि होगी उस इलेक्ट्रॉन द्वारा बनाए गए वेव की वेवलेंथ का मल्टीपल होगा। ठीक है ना। तो इसकी सरकमफेरेंस 2πr इक्वल टू होगा किसके, n लैम्डा के, जहां n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 1, सेकंड के लिए 2, थर्ड के लिए 3, और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्बिट का क्या है, रेडियस है। और इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो उसका वेवलेंथ कितना होगा, 2πr के, यानी उस ऑर्बिट की परिधि के बराबर होगा। बाकी चीजें ऑलरेडी समझा चुके हैं। इसी के साथ ये टॉपिक और आज की क्लास खत्म करते हैं। यहाँ से अब नेक्स्ट क्लास में कल देखा जाएगा।